अस्सलाम वालेकुम जी जनाब, लास्ट लेक्चर से कोई क्वेश्चन बिजनेस वैल्यूएशन पे हमारी डिस्कशन हो रही थी। हमने जो डिफरेंट मॉडल डिस्कस किए थे, एसेट बेस्ड वैल्यूएशन, अर्निंग बेस्ड वैल्यूएशन या इनकम बेस्ड वैल्यूएशन, इसमें पी रेशियो था, अर्निंग यील्ड था, अर्निंग ग्रोथ था, डिविडेंड यील्ड था, और डिविडेंड बेस्ड वैल्यूएशन में डीवीएम विद कांस्टेंट ग्रोथ और डीवीएम विद कांस्टेंट डिविडेंड और डिविडेंड विद कांस्टेंट ग्रोथ, ये दो मॉडल्स हमने डिस्कस किए थे। और एस्टिमेटिंग ग्रोथ कैसे की जाती है, यहाँ पे हमारी बात हुई थी। नहीं क्वेश्चन, कोई सवाल यहाँ पर? सॉरी, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट से मुराद दी जाती है जो अर्निंग यील्ड मेथड में बेसिकली फ्यूचर प्रॉफिट्स की आप कह लेते हैं कि बेसिस पे करंट वैल्यू बिजनेस की डिटरमिन करना। अर्निंग यील्ड मेथड में आपने फ्यूचर प्रॉफिट्स को डिस्काउंट करके प्रॉफिट्स कैपिटलाइज किया। पी रेशियो में भी एक तरह की प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन ही हो रही है, बट उसमें आप प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई करो पी रेशियो से, देन फ्यूचर प्रॉफिट्स की एक तरह की वैल्यू आप देख रहे हो, करंट वैल्यू फ्यूचर प्रॉफिट्स की क्या है। पी रेशियो में फ्यूचर प्रॉफिट्स की वैल्यू देखने के लिए आप उनको प्रॉफिट्स को पी रेशियो से मल्टीप्लाई कर रहे हो, और अर्निंग यील्ड रेशियो में आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप डिस्काउंट कर रहे हैं फ्यूचर प्रॉफिट्स को अर्निंग यील्ड रेट से। तो फ्यूचर प्रॉफिट्स की प्रेजेंट करंट वैल्यू आप कह सकते हैं, उसको हम कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स की टर्म से एसोसिएट करते हैं। जी जनाब, एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, लास्ट मेथड जो कि जिसके टेस्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, दैट इज कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन। ये टूल जो है हमारा बेस करता है लेटेस्ट जो आप कह लें डिस्काउंटिंग की जो हमारी टेक्निक है, उस पे ये टूल बेस करता है। और इसके तहत वैल्यू ऑफ बिजनेस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्री कैश फ्लोज यूजिंग वैक। फ्री कैश फ्लोज को अगर हम डिस्काउंट करें वैक पे, फ्री कैश फ्लोज को अगर हम वैक पे डिस्काउंट करें, तो दिस गिव्स अस वैल्यू ऑफ बिजनेस। अब यहां पे जो टर्म इस्तेमाल की जा रही है दैट इज फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो से मुराद क्या है? फ्री कैश फ्लो से मुराद दी जाती है कि बिजनेस कैश फ्लो जो बिजनेस जनरेट करता है, उसमें से बिजनेस अपनी तमाम नीड्स फुलफिल कर ले। बिजनेस नीड्स क्या है? कॉस्ट अपनी मीट करनी है उसने, वो मीट कर ले। बिजनेस नीड क्या है? कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट की कोई नीड है उसकी, वो भी मीट कर ले। कोई लायबिलिटीज उसने पे ऑफ करनी है, तमाम अपनी उसकी रिक्वायरमेंट्स जब वो मीट कर ले, तो उसके बाद जो सरप्लस कैश बच जाता है, विच कैन बी पेड एज अ रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। यहाँ पे हम टर्म यूज करते हैं इन्वेस्टर्स की। इन्वेस्टर से मुराद होता है डेट इन्वेस्टर एंड इक्विटी इन्वेस्टर। सो हमने कहा जी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्री कैश फ्लोज, वो कैश फ्लो, वो रिटर्न जो इन्वेस्टर्स को जानी है, उनको वैक पे डिस्काउंट करें। फ्यूचर फ्री कैश फ्लोज को वैक पे डिस्काउंट करें तो वैल्यू ऑफ बिजनेस आपको मिलेगी। ये भी बेसिकली वही कॉन्सेप्ट है जो हमने डीवीएम में पढ़ा था। डीवीएम था वैल्यू ऑफ इक्विटी। डीवीएम का असूल क्या था कि फ्यूचर रिटर्न टू इक्विटी इन्वेस्टर कैलकुलेट करो एज डिविडेंड, और उसको इक्विटी इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रिटर्न जो कि केईएफ पे डिस्काउंट कर लो। तो रिटर्न टू इक्विटी इन्वेस्टर को रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इक्विटी इन्वेस्टर उस पर डिस्काउंट कीजिए तो आपको वैल्यू ऑफ इक्विटी मिलती है। और यहां पे क्या बात हो रही है? रिटर्न टू इन्वेस्टर को, फ्री कैश फ्लो से मुराद रिटर्न टू इन्वेस्टर। क्योंकि मैंने जो आपसे फॉर्मेट मैं आपसे अभी शेयर कर रहा हूं कि बिजनेस रेवेन्यू से अपना इनफ्लो जनरेट करे, अपनी लायबिलिटीज और कॉस्ट मीट कर ले, मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स मीट करे, एडमिन कॉस्ट मीट करे, मार्केटिंग पे करे, टैक्सेस पे करे, और उसके बाद एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर की जरूरत है अगर बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है, वो भी अपने इंटरनल फंड से पूरी कर ले। अगर कोई रिप्लेसमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मतलब कोई मशीनरी एसेट पुराना हो गया है जिसको रिप्लेस करने की जरूरत है, वो भी बिजनेस अपनी नीड्स पूरी कर ले। अगर कोई एडिशनल वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, सारी जरूरियात बिजनेस पूरी कर ले, तो जो पैसा बचा वो फ्री कैश फ्लो टू इन्वेस्टर कहलाता है, जो कि रिटर्न टू इक्विटी एंड डेट इन्वेस्टर है। सो रिटर्न टू इक्विटी एंड डेट इन्वेस्टर को वैक पे, जो कि इक्विटी एंड डेट इन्वेस्टर का कंबाइंड रेट ऑफ रिटर्न है। फ्री कैश फ्लोज कंबाइंड रिटर्न टू डेट एंड इक्विटी इन्वेस्टर discounted at WACC, which is combined rate of return for the investor, so you get the value of business, which is the combined value of debt and equity. DVM में return to equity investor discounted at equity rate of return, you get the value of equity. Free cash flows में combined return discounted at combined rate gives you the combined value. ठीक है जी, this is the concept.
ये भी वही बात है डीवीएम वाला कि पीवी ऑफ रिटर्न, यहां पे भी पीवी ऑफ रिटर्न है, बट क्या रिटर्न का मेजर यहां पे फ्री कैश फ्लो है, वहां पे डिविडेंड था, यहां पे डिस्काउंट रेट वैक है, वहां पे डीवीएम में केई इस्तेमाल हुआ था कि डीवीएम में आपको वैल्यू ऑफ इक्विटी मिलती थी, यहां पे आपको वैल्यू ऑफ बिजनेस मिलती है। जी एनी क्वेश्चन? फ्री कैश फ्लो बेस्ड मेथड टूल अगर आपने अप्लाई करना है किसी भी बिजनेस पे, तो दीज स्टेप्स विल बी फॉलोड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी। सबसे पहले आपने जो बिजनेस जिसको वैल्यू करना है उसकी लाइफ असेस कीजिए, ओवर व्हाट इज द लेंथ ऑफ लाइफ ओवर विच यू एक्सपेक्ट टू जनरेट फ्री कैश फ्लो। मे बी 5 साल है, 10 साल है, यूजुअली बिजनेसेस की लाइफ परपेचुइटी अज्यूम की जाती है। वी आर टॉकिंग अबाउट वैल्यूइंग अ बिजनेस, नन of a business is started having a definite life in the mind. Businesses जब भी सेटअप किए जाते हैं, they are set up with the keeping in view the perpetuity. हम उनको सेटअप करते हुए assume करेंगे they will continue forever. Probably generations will take over. Business चलते जाएंगे. So सबसे पहले आपने किसी बिजनेस को वैल्यू करना है, उसकी लाइफ जिसके ऊपर आपने उसके कैश फ्लोज लेने हैं वो असेस की जाती है. Usually it will be perpetuity. सेकेंड, आप ओवर द लाइफ, जो लाइफ आपने डिसाइड की है 5 साल है, 10 साल है, परपेचुइटी है, उस लाइफ के ऊपर फ्री कैश फ्लोज फोरकास्ट करेंगे। फ्री कैश फ्लोज क्या है? डेटा के हिसाब से दिस इज द इक्वेशन। आपके पास सपोज लाइफ 5 साल है तो 5 साल के लिए 5 कॉलम बनेंगे फ्रॉम द डेटा। आप 5 साल के फ्री कैश फ्लोज फोरकास्ट करेंगे इफ यू हैव डिसाइडेड कि लाइफ इज 5 ईयर। सो फ्री कैश फ्लोज फॉर द लाइफ आप फोरकास्ट करते हैं। थर्ड स्टेप में आप फ्री कैश फ्लोज टू इन्वेस्टर को वैक पे डिस्काउंट करेंगे। दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ बिजनेस। और अगर आपको वैल्यू ऑफ इक्विटी चाहिए, फ्री कैश फ्लोज का जो टूल है प्राइमरली ये वैल्यू ऑफ बिजनेस का टूल है जो कि स्टेप नंबर 3 में मिल जाती है। लेकिन अगर आपको वैल्यू ऑफ इक्विटी चाहिए तो वैल्यू ऑफ बिजनेस में से वैल्यू ऑफ डेट माइनस कर दें, यू विल गेट टू द वैल्यू ऑफ इक्विटी। आप इस मेथड फ्री कैश फ्लो बेस्ड अप्रोच से आप इस इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए वैल्यू ऑफ इक्विटी भी ले सकते हैं। फ्री कैश फ्लोज की डेफिनेशन क्या है? फ्री कैश फ्लोज के तहत बिजनेस वैल्यू कैसे ली जाती है? फ्री कैश फ्लोज की इक्वेशन क्या है? अगर आपने फ्री कैश फ्लोज को फोरकास्ट करना है, कैसे ओवर द लाइफ एनुअल डाटा को लोग डिफरेंट ईयर्स पर कैसे फोरकास्ट कर सकते हैं, एंड देन हाउ यू गेट टू द वैल्यू ऑफ बिजनेस, स्टेप नंबर 3, एंड हाउ यू गेट टू द वैल्यू ऑफ इक्विटी यूजिंग दिस मेथड। ये नहीं क्वेश्चन। डिस्काउंटिंग जो हमने बड़ी शुरू में सीखी थी, फ्री कैश फ्लोज में उसका बेतहाशा इस्तेमाल आता है क्योंकि अल्टीमेटली इट इज द पीवी ऑफ फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो फोरकास्ट करना, कैश फ्लो फोरकास्ट करना काफी हद तक वैसा ही हो जाता है जैसे हमने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के लिए कैश फ्लो की फोरकास्टिंग सीखी थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो अहम चीज जो आती है, जो क्रिटिकल आती है, दैट इज द डिस्काउंटिंग। सो लेट्स डू सम इलस्ट्रेशन ऑन दिस बेसिक सम डिस्काउंटिंग एक्टिविटी और सब कैश फ्लो का जो कॉन्सेप्ट है फ्री कैश फ्लो का, उससे अपने आप को फेमिलियराइज करते हैं। लुक एट द इलस्ट्रेशन 9। इलस्ट्रेशन 9 जी आपके पास आ रही है पेज 118 पे। रिक्वायरमेंट आपकी है वैल्यू ऑफ इक्विटी, और वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे कैलकुलेट की जाती है ये भी हमने स्टेप्स शेयर किए हैं। लाइफ, फ्री कैश फ्लो टू इन्वेस्टर, डिस्काउंटेड एट वैक, वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस वैल्यू ऑफ डेट, 4 स्टेप में वैल्यू ऑफ इक्विटी मिलती है। पढ़िए जी डाटा। अच्छा जी, हमें जो डाटा गिवन है, रेवेन्यू है, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं, टैक्स अलाउबल, डेप्रिसिएशन है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द ईयर है, कॉर्पोरेट डेट ट्रेडिंग इन मार्केट एट 130%. Corporate tax rate is 30%, WACC is 16.6%, inflation is 6%. These cash flows are expected to continue every year for the foreseeable future. Calculate value of equity. So value of equity आप determine करना चाह रहे हैं। वैल्यू ऑफ इक्विटी के लिए हमने जो अप्रोच सीखी, वैल्यू ऑफ इक्विटी होती है जी वैल्यू ऑफ बिजनेस less value of debt. This should give us value of equity. तो पहले तो हम जरा अपनी अप्रोच क्लियर कर लें कि हमें वैल्यू ऑफ इक्विटी कहां से मिलेगी। अब वैल्यू ऑफ डेट हमें रेडीली अवेलेबल नजर आ रही है यहाँ पे, तो जो चीज जैसे मैं कहता हूँ रेडीली अवेलेबल है उसको पहले इनकॉर्पोरेट कर लें। उसने लिखा है कॉर्पोरेट डेट जो कंपनी का है वो 14 मिलियन का है और 130% पे ट्रेड कर रहा है, तो 14 मिलियन मल्टीप्लाइड विद 130%, so what is the value of debt? Rupees in million 18.2.
जी हमारे पास वैल्यू ऑफ डेट आ गई 18.2। अब हमें चाहिए वैल्यू ऑफ बिजनेस। वैल्यू ऑफ बिजनेस के लिए स्टेप्स हमने पढ़े हैं जी ये। लेट्स स्टार्ट फॉलोइंग दीज स्टेप्स। स्टेप नंबर 1, लाइफ, बिजनेस की लाइफ। तो डू वी हैव सम इंफॉर्मेशन ऑन द लाइफ ऑफ द बिजनेस? फोरसीएबल फ्यूचर, इसका मतलब परपेचुइटी। सो लाइफ इज परपेचुइटी। स्टेप नंबर 2, एस्टिमेट फ्री कैश फ्लोज। तो हमारे जो भी सालाना कैश फ्लोज हैं वो परपेचुइटी में आने हैं, तो हम उस अप्रोच के तहत परपेचुइटी के लिए फ्री कैश फ्लोज एस्टिमेट करते हैं। वी स्टार्ट विद द रेवेन्यू। हमने कहा था जी हम रेवेन्यू लेते हैं जी सबसे पहले। कितना रेवेन्यू है जी यहाँ पे? 350 मिलियन। नेक्स्ट जी इसमें से लेस करेंगे आप कॉस्ट। तो एक है जी आपकी प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, कितने जी प्रोडक्शन एक्सपेंसेस आपके? 210। देन यू हैव एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 24 जी, एडमिन एक्सपेंसेस आपके 24 है। देन आप इसमें से अगर टैक्स अलाउबल डेप्रिसिएशन लेस कर दें, या बल्कि आप इसको इस अंदाज में चलें, इसमें से आप लेस टैक्स कीजिए। आप जैसे हमने सीखा हम उसी अंदाज में चलते हैं। और टैक्स क्या होता है? प्रॉफिट्स पे कैलकुलेट किया जाता है। और हमारे यहाँ पे प्रॉफिट्स क्या होंगे? 350 माइनस 210 माइनस 24 माइनस डेप्रिसिएशन, ये हमारे प्रॉफिट्स होंगे। और इसका रेट क्या टैक्स का जी? 30%। तो टैक्स कितना बना जी? 25.5। ये जी आपका टैक्स है। इसके अलावा हमारी क्या लायबिलिटी है जी? कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। तो हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स को भी लेस कर देते हैं। और उसकी वैल्यू हमें गिवन है जी 48 माइनस 48। तो दिस शुड गिव अस द फ्री कैश फ्लो। ये हमें फ्री कैश फ्लोज टू इन्वेस्टर्स, फ्री कैश फ्लोज टू इन्वेस्टर 42.5 मिलियन। ये जो मैंने आपसे रिलेशनशिप यहाँ पे इक्वेशन यहाँ पे शेयर की थी, मैंने इसी को अप्लाई किया। जो इस तरह डाटा अवेलेबल था, रेवेन्यू में से कॉस्ट लेस की, टैक्सेस लेस की, और एडिशनल जो इन्वेस्टमेंट्स थी अवेलेबल थी वो भी लेस कर दिया। तो हमें फ्री कैश फ्लोज टू इन्वेस्टर मिल गए। अब वैट लेने का तरीका क्या है कि आपको इन फ्री कैश फ्लोज को, सॉरी बिजनेस वैल्यू का तरीका है इन फ्री कैश फ्लोज को डिस्काउंट करना है अपने वैट पे। अच्छा जी, बैक आपको गिवन है 16.6 और इन्फ्लेशन भी गिवन है। जब इन्फ्लेशन किसी क्वेश्चन में आ जाए तो रियल और मनी का क्वेश्चन राइज हो जाता है कि रियल अप्रोच, मनी अप्रोच, या रियल है या मनी है, क्या करें इसके साथ। अच्छा जी, यहां पे अब बताइए पहले 42.5 ये हमारा कैश फ्लो है जो हम जनरेट करेंगे। अगर मैं इस कैश फ्लो के साथ यहां पे टाइमिंग अटैच करूं, अगर मैं इसके साथ टाइमिंग अटैच करूं 1 to infinity, तो will these be considered, इस अगर मैं स्टेटमेंट को जो मैं हाईलाइट किया है, क्या ये इस हाईलाइटेड पोर्शन में 42.5 कैन these be considered real cash flows or money cash flows? These will be considered real cash flows because they are constant, they are not growing. Money cash flows तो वो होते हैं जिनमें हर साल की वैल्यू फर्क है। जब मैंने कहा जी 1 से परपेचुइटी तक 42.5, इसका मतलब मैंने इनमें ग्रोथ इन्फ्लेशन की नहीं ले रहा। सो 1 से परपेचुइटी अगर मैंने अज्यूम करना है 42.5 को, इट मींस मैं 42.5 को रियल कैश फ्लो अज्यूम कर रहा हूं। और जब मैं 42.5 को कैश फ्लो रियल ले रहा हूं तो मुझे इसको डिस्काउंट करने के लिए रेट भी रियल ही चाहिए। तो रियल रेट से इसको डिस्काउंट करने हैं, तो रियल डिस्काउंट रेट कह लीजिए या रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या वैक कह लीजिए, फिशर फार्मूले से क्या आता है जी यहाँ पे 16.6 is the money cost of capital, 6% is the inflation. फिशर फार्मूला आप इस्तेमाल करते हैं which is 1 plus m is equal to 1 plus r into 1 plus I. This is the फिशर फार्मूला। इसकी मदद से आप रियल डिस्काउंटेड वर्कआउट करें तो क्या आता है जी 10%. Real discount rate is 10% अगर आप फिशर फार्मूला इस्तेमाल करें, क्योंकि आपका यहां पे जो R आएगा that will be 1.166
divided with 1.06 minus 1. This should give you 0.10 which is equal to 10%. जी जनाब, रियल डिस्काउंट रेट 10% ही आ रहा है। रियल डिस्काउंट रेट 10% है, तो अब आप डिस्काउंट कर सकते हैं पीवी ऑफ फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो इज इक्वल टू 42.50 divided with 0.10. The value of the business is 425 million. This is your PV of free cash flows, which is equal to value of business 425 million. Any question? $425 million वैल्यू ऑफ बिजनेस है, इसको आप फीड करेंगे तो आपको वैल्यू ऑफ इक्विटी मिल जाएगी विच इज 406.8. वैल्यू ऑफ इक्विटी 406.8. ये नहीं क्वेश्चन, कोई सवाल जी? अच्छा जी, ये जो डिस्काउंटिंग हमने की है इसको मनी अप्रोच से भी किया जा सकता है. वी कैन फॉलो द मनी अप्रोच. अल्टरनेटिव डिस्काउंटिंग जो है मनी अप्रोच का मतलब कैश फ्लो में ग्रोथ इनकॉर्पोरेट कर लें. और जब ग्रोइंग कैश फ्लो की पीवी लेनी है तो उसका तरीका हमने सीखा हुआ है. फ्री कैश फ्लो 0 into 1 plus G divided with VAT minus G. ये डीवीएम वाला फार्मूला है ग्रोइंग कैश फ्लोज की पीवी लेने का. डी नॉट इंटू 1 प्लस जी ओवर के ई माइनस जी, ये वही फार्मूला है. बस फर्क यहाँ पे क्या है कि अब कैश फ्लो डिविडेंड नहीं है, कैश फ्लो इज फ्री कैश फ्लो. तो यहाँ पे फ्री कैश फ्लो 0 into 1 प्लस जी है. और यहाँ पे अगर माइनस की एडजस्टमेंट और कर दूं तो इस केस में जो जी है ग्रोथ रेट है दैट इज इनफैक्ट इन्फ्लेशन. कैश फ्लोज आर गोइंग टू ग्रो एट द इन्फ्लेशन रेट. तो अगर आप इस फार्मूले में वैल्यूज फीड करें यू विल गेट द सेम आंसर. 42.50 is your free cash flow 0. Onward, this is expected to grow at 6% inflation divided with WACC at the money cost of capital, which is 1.166 minus growth rate, which is 0.06. Your value will be the same, 425 million. So same value आप alternative approach से भी ले सकते हैं. $425 million की ही बिजनेस वैल्यू आप अल्टरनेटिव अप्रोच से ग्रोइंग कैश फ्लोज की अप्रोच से ले सकते हैं. बट आप इन दोनों में से कोई भी अप्रोच फॉलो कर लें यू गेट द फुल मार्क्स. सॉरी बेटा मुझसे पूछते एक मैंने आपके सामने रखा, कैलकुलेट कीजिए, मुझे बता दें. सवाल दोबारा पूछिए, मैं समझ नहीं है आपके सवाल का. बेटा देयर इज नो चांसेस इन द नॉलेज. ठीक है, ये एक प्रिंसिपल है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आप रियल कैश फ्लो को रियल रेट पर डिस्काउंट कर लें या आप इन कैश फ्लो में ग्रोथ इनकॉर्पोरेट कर दीजिए. कांस्टेंट रेट पे ग्रोथ अज्यूम करें तो वो ग्रोथ वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं. हमने एक डाटा है, सेट ऑफ डाटा है जिससे हमने प्ले किया है कीपिंग इन व्यू द प्रिंसिपल्स ऑफ डिस्काउंटिंग. ये नहीं क्वेश्चन. अच्छा एक काम कीजिए, इलस्ट्रेशन 10. इलस्ट्रेशन 10 में भी आपको वैल्यू ऑफ इक्विटी चाहिए और ये सिमिलर डाटा है, सिमिलर क्वेश्चन है. यहां पे आपको ये मुझे वैल्यू ऑफ इक्विटी यहां पे कैलकुलेट करके दीजिए इलस्ट्रेशन 10 में. इसी तरह आप इक्वेशन ये डाटा पॉपुलेट करेंगे एंड आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन द फाइनल वैल्यूज. और किसी वैल्यू की कैलकुलेशन में दिक्कत है तो मुझसे पूछिए. मुझे ये फाइनल वैल्यू में इंटरेस्ट है जी. वैल्यू ऑफ डेट क्या आ रहा है, वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या आ रहा है और व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इक्विटी. ये रेप्लिका है एग्जांपल की जो आपने अभी की. जी जनाब, वैल्यू ऑफ डेट यहाँ पे क्या आ रही है? करंट वैल्यू ऑफ डेट इज 17. इट इज ऑलरेडी रेडीली अवेलेबल 17 मिलियन. और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विटी? 110. सो वैल्यू ऑफ बिजनेस इज 110 एंड वैल्यू ऑफ इक्विटी इज 93. फ्री कैश फ्लोज टू इन्वेस्टर जो आपके यहाँ पे आ रहे हैं वो गालबन 11 मिलियन है. ठीक है जी. और यहाँ पे
जो फ्री का रियल डिस्काउंट रेट आता है वो शायद 10% है, तो 11 मिलियन डिस्काउंटेड एट 10 gives you 110 million. Any question? कोई सवाल? Free cash flows to investor discounted at WACC. अच्छा जी, एक दो जरा कैलकुलेशन और देखते हैं. एक तरह का हमारा जरा डिस्काउंटिंग का प्रेशर हो जाए, रिफ्रेशर हो जाएगा. थोड़ा सा इलस्ट्रेशन 11 पे आइए जरा. Requirement of PV of the free cash flows to estimate value of D's business. D के business की cash flows हमने देखनी है. D company is valuing an acquisition target and has made the following forecast of its free cash flows. Free cash flows in millions, 1, 2, 3. Future cash flows हमें बताए गए हैं. Free cash flow estimate available है. The cash flow is expected to grow at 5% in perpetuity year 3 onwards. Cost of capital is 9%. Calculate the PV of free cash flows to estimate value of D. अच्छा जी, पहला स्टेप लाइफ ऑफ द बिजनेस, तो वो तो उससे कह दीजिए परपेचुटी है. दूसरा स्टेप फ्री कैश फ्लोज फोरकास्ट करना, तो हम फ्री कैश फ्लोज जरा फोरकास्ट कर लेते हैं. ईयर वाइज, पीरियड वाइज हमें फ्री कैश फ्लोज रुपीज इन मिलियंस में अवेलेबल है. 1, 2, 3 and 4, और इनफैक्ट 4 जो है वो दैट इज 4 टिल परपेचुटी है. दैट इज 4 टिल परपेचुटी है. अगर हम कैश फ्लो देखें तो साल बाद 200 मिलियन, देन इट इज 300, देन इट इज 350, और ईयर 4 में कितने होंगे जी? कितने % ग्रोथ है? 5% ग्रोथ, 1.05 कर दीजिए, और ऑनवर्ड 5% ही ग्रोथ है. ये 5% पर एनम ग्रोथ है जी हमारी ऑनवर्ड्स. तो ये जी हमारे कैश फ्लोज आ गए हैं. अब हमें चाहिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर. किस रेट पे जी? कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, विच इज 9%. 9% पे हमारे पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इस पे हमें प्रेजेंट वैल्यू लेनी है. एंड देन वील हैव द प्रेजेंट वैल्यू, और जिसका जो सम होगा यहाँ पे, दिस इज द पीवी ऑफ फ्री कैश फ्लोज विच इज एक्चुअली बिजनेस वैल्यू. जब आप फ्री कैश फ्लोज को वैक पे डिस्काउंट करते हैं, उसने मुझसे पीवी ऑफ फ्री कैश फ्लोज मांगा है, बट दिस विल बी वैल्यू ऑफ बिजनेस. अच्छा जी, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 9% 1 ईयर. एक ही फैक्टर हमें चाहिए यहाँ पे. कितना जी? 0.917. 9% 2 ईयर, 842 3 ईयर, 772 842 करो 0.842 जी 0.77. ये तो हो गए जी स्ट्रेट फॉरवर्ड फैक्टर्स. इनमें तो कोई दिक्कत नहीं. सिंगल कैश फ्लोज थे, उनको हमने डिस्काउंट किया 9% पे. इनकी पीवी तो हमारे लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गई. अब फैक्टर है जी आपका ये जो डिस्काउंट आ रहा है, डिलेड फैक्टर है. इस फैक्टर के लिए हम एक वर्किंग बना लेते हैं. ये फैक्टर हमारा क्या होगा? नॉर्मली हमने जो फैक्टर सीखा हुआ है, जो फॉर्मूला हमने सीखा हुआ है, दैट इज पीवी का, ग्रोइंग कैश फ्लोज की पीवी का फॉर्मूला है फ्री कैश फ्लो ऑफ ईयर 1 डिवाइडेड विद वैक माइनस जी. ये जी फॉर्मूला ग्रोइंग कैश फ्लोज की पीवी का फॉर्मूला. मैंने भी ऊपर से आपसे शेयर किया. वहां पे मैंने इसको जरा कुछ इस तरह लिख दिया था. मैंने फ्री कैश फ्लो 1 नहीं लिखा था, मैंने फ्री कैश फ्लो 0 into 1 प्लस जी लिख दिया था. एक ही बात है. फ्री कैश फ्लो 0 into 1 प्लस जी, और फ्री कैश फ्लो 1 ओवर वैक माइनस जी, एक ही बात है. इन दोनों फार्मूला में कोई डिफरेंस नहीं है. अच्छा जी, ये जो फार्मूला है, ये अगर हम इसकी बात करें, ये ग्रोइंग कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग का फार्मूला है, जिसमें पहला कैश फ्लो कब राइज हो रहा है? पहला कैश फ्लो फ्री कैश फ्लो 1 ऑनवर्ड कैश फ्लो की डिस्काउंटिंग का फार्मूला है. अगर आप ये फार्मूला भी इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्री कैश फ्लो 0 to 1 प्लस जी, तो ये भी बेसिकली
से परपेचुटी की डिस्काउंटिंग है। ऐसा नहीं कि इसमें चूंकि हमने फ्री कैश फ्लो जीरो इस्तेमाल कर लिया तो ये जीरो का कैश फ्लो भी इसमें इंक्लूड हो गया। ये जीरो का जो कंपोनेंट हम यहाँ पे शामिल कर रहे हैं उधर 1 + G से मल्टीप्लाई करके साल बाद का कैश फ्लो बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इट डज नॉट मीन कि जीरो का कैश फ्लो भी पीवी में शामिल हो गया है। पीवी यहाँ पे हम फ्यूचर कैश फ्लो की ले रहे हैं, 1 ऑनवर्ड कैश फ्लो की पीवी हो रही है। ठीक है, जैसे D1/KE - G सीखा था, तो साल बाद का डिविडेंड ऑनवर्ड, पहला कैश फ्लो साल बाद, उसके बाद के कैश फ्लो सारे शामिल करके वहां पे हम लेते हैं। और बिजनेस वैल्यूएशन है या इक्विटी वैल्यूएशन है, कॉन्सेप्ट ही फ्यूचर कैश फ्लो का है। जीरो का मतलब करंट कैश फ्लो होता है, दैट इज नेवर इंक्लूडेड इन बिजनेस वैल्यू। बिजनेस वैल्यू मींस फ्यूचर कैश फ्लो जो कि आज से ऑनवर्ड अर्न किए जाएंगे। अगर आज आपको कोई डिविडेंड मिल रहा है तो वो अर्न कब हुआ था? पिछले साल। बिजनेस में अगर आज आप कोई प्राइस पे कर रहे हो तो यू आर पेइंग प्राइस फॉर द फ्यूचर रिटर्न्स, यू आर नॉट इंटरेस्टेड बट हैव बीन अर्न्ड इन द पास्ट। सो हमेशा बिजनेस वैल्यूएशन में फ्यूचर कैश फ्लो आर कंसीडर्ड। और अगर मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं अगर ये यहां पे फ्री कैश फ्लो 0 × 1 + G ले रहा हूं तो ये सिर्फ फ्री कैश फ्लो 1 बनाने के लिए, क्योंकि मुझे तो इंटरेस्ट है सिर्फ इस कंपोनेंट में, मुझे ये कंपोनेंट चाहिए। दिस इज द कंपोनेंट जिसमें हमारा इंटरेस्ट है। ये कंपोनेंट को हम ऐसे इस फैक्टर से कैलकुलेट करते हैं। हम फ्री कैश फ्लो 1 एंड ऑनवर्ड्स की पीवी लेना चाहते हैं। ठीक है, तो दिस इज द फार्मूला जो कैश फ्लो 1 ऑनवर्ड की पीवी देता है। बट क्या मेरा कैश फ्लो है तो फ्यूचर में ग्रो करने वाला, बट इज दिस साल बाद का कैश फ्लो? ये कैश फ्लो कितने साल बाद राइज होना है? 4 साल बाद राइज होना है। तो जब केस डिलेड कैश फ्लोज का हो, ये तो था 1 से परपेचुटी का, बट हमारा सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है। हमारा है सिनेरियो 4 से परपेचुटी का। तो इसकी पीवी हम फिर कैसे लेते हैं? उसमें 2 चेंजेस आएंगी। पहली चेंज तो आएगी भी हमारा पहला कैश फ्लो 4 साल बाद का है, बट कंपेयर टू द बेसिक फार्मूला हमारा कैश फ्लो की सीरीज कितना डिले से शुरू हो रही है? 3 साल का डिले है। तो उस 3 साल के डिले को आप एडजस्ट करते हो 3 साल के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। ये 3 साल का डिले, क्योंकि नॉर्मली सीरीज आपने जो फॉर्मूला सीखा है, ये फॉर्मूला आपका साल बाद जो कैश फ्लो है 1 से परपेचुटी की पीवी का फॉर्मूला है। 1 से परपेचुटी कैश फ्लोज है, पीवी पे आ जाते, 0 पे आ जाते हैं। लेकिन अब आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करने जा रहे हैं उन कैश फ्लोज पे जो कि 4 साल बाद शुरू हो रहे हैं। इसका मतलब बेसिक फॉर्मूले की जो डेवलपमेंट है उससे 3 साल का डिले है। उस 3 साल के डिले के एडजस्टमेंट को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से करते हैं। तो दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट आवर फैक्टर। इसका मतलब फ्री कैश फ्लो 4 हमारे पास है, हमें 1/WACC - G करना है और उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा यहां पे जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बनेगा, इट विल बी 1 डिवाइडेड विद WACC। व्हाट इज WACC? WACC क्या है हमारा? 9%। और ग्रोथ रेट क्या हमारा? ये जी हमारा 1/WACC - G हो गया, मल्टीप्लाइड विद प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ N3। अभी बोला था आपने क्या था जी? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ N3 0.772। तो सॉल्व कीजिए इस कंपोनेंट को, ये क्या बनता है? पहले आप 1 डिवाइडेड विद 0.04 करेंगे, उसको 0.772 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 डेसिमल तक मुझे वैल्यू बोलेंगे। जी 19.300, 3 डेसिमल तक। ठीक हो गया जी? ये जो हमारा फैक्टर आएगा फ्री कैश फ्लो 4/WACC - G इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। तो इसको आप इस अंदाज में देख सकते हैं कि फ्री कैश फ्लो 4 हमारे पास अवेलेबल है, तो 1/WACC - G इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ N3 19.33। तो ये हमारा जी रेलेवेंट यहाँ पे फैक्टर है 19.30। तो अब आप प्रेजेंट वैल्यू इसकी भी ले सकते हैं और देन यू हैव द वैल्यू ऑफ बिजनेस। दिस इज द वैल्यू ऑफ बिजनेस 7798.95। डिस्काउंटिंग पे आपकी ग्रिप बहुत अच्छी चाहिए अगर आप इन्वेस्टमेंट अप्रेजल बिजनेस वैल्यूएशन के एरिया में
बेहतर परफॉर्मेंस देना चाहते हो। फ्री कैश फ्लो, सॉरी, ये आपका बेसिक फार्मूला था। इस फार्मूले को मैंने ट्रांसफॉर्म किया यहाँ पे डिले के लिए। डिले के लिए हमने इसको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया है। बेसिक फार्मूला हमारा 1 से परपेचुइटी के लिए डिराइव हुआ था। हमने इसको 3 साल डिलेड कैश फ्लो सीरीज पे अप्लाई करना था। उसका तरीका क्या है कि 3 साल के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमारा पहला कैश फ्लो 4 साल बाद आ रहा है एज अगेंस्ट द नॉर्मल सीरीज ऑफ स्टार्टिंग आफ्टर 1 ईयर। तो जो 3 साल का डिले है उसको एडजस्ट करने के लिए हमने इसको 3 साल के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई किया। ये नहीं क्वेश्चन। बेटा ये जो कंपोनेंट है आपका फ्री कैश फ्लोज डिवाइडेड विद वैक माइनस जी, तो क्या आप इसको ऐसे देख सकते हैं? इन दोनों स्टेटमेंट में कोई डिफरेंस है जी? तो मैंने ये 1 डिवाइड बाय बैक माइनस जी है, ये कंपोनेंट उठाया है। कैश फ्लो 4 को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इस कंपोनेंट से, तो हमारा मामला हल हो जाएगा। जी एनी क्वेश्चन? नॉर्मल परपेचुइटी बिकॉज ये है नहीं, ये ग्रोइंग है, दिस इज नॉट कांस्टेंट। ये उसने लिखा है कि ईयर 3 ऑनवर्ड हर साल 5% से कैश फ्लोज ग्रो करेंगे फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर। कांस्टेंट कैश फ्लोज नहीं है, ये ग्रोइंग कैश फ्लोज। तो ग्रोइंग कैश फ्लोज है, तो ग्रोइंग कैश फ्लोज का फार्मूला ये है, ये अप्लाई किया जाएगा। कांस्टेंट कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग हम सीख चुके हैं पहले परपेचुइटी में। ये ग्रोइंग कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग की बात हो रही है, जो हमने डीबीएम पे भी बात की थी इसमें। ये नहीं क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, उसमें भी शायद इस किस्म की कोई वर्किंग इन्वॉल्व हो। इलस्ट्रेशन 12 पे आइए जरा। ये क्या कहता है जी इलस्ट्रेशन 12? रिक्वायरमेंट है जी कैलकुलेट मार्केट वैल्यू ऑफ बाबर लिमिटेड यूजिंग फ्री कैश फ्लोज मेथड। बाबर लिमिटेड की वैल्यू डिटरमिन करनी है। वहीद लिमिटेड इज कंसिडरिंग एक्विजिशन ऑफ अनदर कंपनी बाबर लिमिटेड। बाबर लिमिटेड हैज 5 मिलियन शेयर्स इन इश्यू। ये पढ़िए जी डाटा। आपने बिजनेस की वैल्यू डिटरमिन करनी है, तो बिजनेस की वैल्यू फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑनवर्ड आपके जो कैश फ्लोज हैं उसकी पीवी है। तो अगर आप आज बिजनेस खरीदते हो, व्हाट विल बी योर फ्यूचर कैश फ्लोज इन दिस केस? इलस्ट्रेशन 12, पहला कैश फ्लो आपका 1.5 से बहुत पहले अराइज होने जा रहा है, दैट इज 10 मिलियन एंड दैट इज इमीडिएट। आप बिजनेस खरीदोगे तो सबसे पहले आपको 10 मिलियन का कैश फ्लो इमीडिएटली इन्वेस्ट करना है अगर आप उस कारोबार को चलाना चाहते हो। तो पहला कैश फ्लो आपका 10 मिलियन का। उसके बाद की बात है जी, आप ये इन्वेस्ट कर दोगे, फिर expected annual cash flow for investor will be 1.5 million in the first year following acquisition and these will increase by 10% each year for the next 4 years। मतलब 1, 2, 3, 4 and 5, मतलब पहले साल उसने कहा आएगा 1.5 और ऑनवर्ड 5% से ग्रो करेगा फॉर 4 ईयर, 10% से ग्रो करेगा फॉर 4 ईयर। इसका मतलब 1 ग्रोथ, 2 ग्रोथ, 3 ग्रोथ, 4 ग्रोथ। 4 साल तक तो ये कहानी चलेगी ऐसे। उसके बाद क्या होगा जी? फिर वो कह रहा है जी आपका ग्रोथ रेट आफ्टर विच द रेट ऑफ ग्रोथ इन एनुअल कैश फ्लो विल फॉल टू 5% फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर। इसका मतलब 6 से परपेचुइटी आपकी जो ग्रोथ रेट होगी दैट विल बी 5% पर एनम। इसका मतलब आपकी जो ईयर 6 का कैश फ्लो होगा
वो आपका 2.31 होगा, लेकिन ऑनवर्ड फिर हर साल 5% से ग्रो करेगा। सो लाइफ आपने असेस की परपेचुटी, और उस लाइफ पे आपने कैश फ्लोज फोरकास्ट किए। ये नहीं क्वेश्चन। अच्छा जी, अब हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ले आते हैं। देन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमारा आएगा एट व्हाट रेट? 12%। देन वी हैव प्रेजेंट वैल्यू, और यहां पे हमें मिलेगी जी वैल्यू ऑफ बिजनेस। जी एनी क्वेश्चन? सॉरी, तो अगर आप ये 10 मिलियन इन्वेस्ट नहीं करोगे तो क्या फ्यूचर बेनिफिट्स मिल सकते हैं आपको? बेटा, हम इस 10 मिलियन के बारे में नहीं सोच रहे, हम सोच रहे हैं इस बिजनेस को खरीदने के बारे में। हम फैसला क्या करना चाह रहे हैं कि ये बिजनेस कितने का खरीदें। कौन सा बिजनेस? जो हम खरीद लेंगे जब, तो 10 मिलियन की फर्दर इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसको जो भी रिवैम्प करना है शायद हमने, देन हमें ये बेनिफिट्स आएंगे। तो हमें फ्यूचर कैश फ्लो चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, और हम एक्विजिशन की वैल्यू डिटरमिन करना चाह रहे हैं, व्हाट एक्विजिशन प्राइस वी शुड ऑफर। अगर आप आज ये बिजनेस एक्स रुपीज का ले लेते हो, तो व्हाट विल बी योर फ्यूचर कैश फ्लो फ्रॉम दैट बिजनेस? इट विल स्टार्ट फ्रॉम -10। जितने का भी बिजनेस खरीदोगे, पहले आपकी जेब से 10 रुपए जाएंगे, फिर इनफ्लो शुरू होगा। तो बिजनेस की वैल्यू डिपेंड करती है फ्यूचर फ्री कैश फ्लो। तो आज आपने कितनी वैल्यू पे करनी है, व्हाट शुड बी दैट एक्स प्राइस दैट यू शुड पे टू द ओनर, दैट विल बी फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू। बट देयर वाज नो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। वहां पे सिर्फ हमने बिजनेस खरीदना था, बिजनेस वाज रनिंग लाइक दिस। यहां पे बिजनेस खरीदना है तो बिजनेस इज नॉट रनिंग लाइक दिस। टू मेक दैट प्रॉफिटेबल यू विल हैव टू इन्वेस्ट। डीपीआर करना है, कुछ भी करना है आपने, फिर ये पैसे कमा पाओगे। ये नहीं क्वेश्चन? कोई सवाल? कोई और सवाल जी? अच्छा जी, 12% का फैक्टर हम बनाते हैं पहले, और ये जो डिलेड वाला है इसको मैं फिर आपके सामने वर्किंग से करूंगा, और ये मैं आपके सामने आखिरी बार वर्किंग बनाऊंगा। इससे पहले दिखा दी, दोबारा यहाँ दिखा दूंगा। इसके बाद आई एक्सपेक्ट यू टू परफॉर्म दिस कैलकुलेशन इन फ्यूचर। सो काइंडली ध्यान से देखिएगा। अच्छा जी, जीरो में तो डिस्काउंट फैक्टर 1 आ गया। 1 का 12% 1 ईयर, 12% 1 ईयर 893, 12% 2 ईयर 797, 3 ईयर 712, 4 ईयर 636, 5 ईयर 567। अच्छा जी, अब हम ये फैक्टर लाते हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 6 ऑनवर्ड कैश फ्लोज का। तो ये जो फैक्टर हमारा बनेगा, फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हम लेने जा रहे हैं। तो हम पीबी का फॉर्मूला लाते हैं, उसमें से फैक्टर एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। फ्री कैश फ्लो 6 हमारा पहला कैश फ्लो है, डिवाइडेड विद वैक माइनस जी, और देन मल्टीप्लाइड विद कितने साल का डिले है जी? 5 साल का। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर N5 का। ये जो हमारी फैक्टर्स की कंस्ट्रक्शन है, तो इसमें से हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर अगर एक्सट्रैक्ट करें तो वो आपका सिंपली 1 डिवाइडेड विद वैक माइनस जी, मल्टीप्लाइड विद प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर N5। ये आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है आपका, जो आपको कैलकुलेट करना है। सो पुटिंग इन द वैल्यूज, इसमें अगर वैल्यू फीड करें आप, तो आपका 1 डिवाइड विद वैक आपका है जी 0.12, माइनस ग्रोथ रेट क्या है जी 0.05, और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बोलिए जी क्या आ रहा है 0.567। सो बोलिए जी यहां से आपका फैक्टर क्या बनता है? सॉरी 8.100। ये जी आपका फैक्टर है 8.100।
0 0। ये नहीं क्वेश्चन, कोई सवाल? प्रेजेंट वैल्यू इस कंपोनेंट से निकलती है, इस कंपोनेंट में से कैश फ्लो ने साइड पे किया तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमारा ये बना है। मैं डायरेक्टली प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का फार्मूला भी लिख सकता था, लेकिन मैंने सिर्फ आपको फार्मूले से रिलेट करने के लिए जो आपका फार्मूला है उसको रिलेट करने के लिए मैं ये फैक्टर ऊपर पहले पूरा लिख रहा था पीवी का, देन उसमें से मैंने फैक्टर एक्सट्रैक्ट कर लिया, डिस्काउंट फैक्टर। ये क्वेश्चन, नाउ वी कैन हैव द प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लो इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ये जी आपकी बिजनेस वैल्यू है, पीवी ऑफ फ्री कैश फ्लो, बिजनेस वैल्यू इन दिस केस which is PV of free cash flows at VAT। ये जी आपकी बिजनेस वैल्यू है 15.14 मिलियन। जी कोई सवाल जी? अच्छा जी, फ्री कैश फ्लोज में एक अल्टरनेटिव तरीका भी फ्री कैश फ्लोज का होता है। बात का एग्जामिनर हमें रेवेन्यू और कॉस्ट का डाटा नहीं देता, हमें कैश फ्लो स्टॉक में डाटा नहीं देता, अकाउंटिंग डाटा दे देता है। जैसे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमें दे देता है। तो अगर अकाउंटिंग प्रॉफिट्स हमें दिए जाएं, उससे फ्री कैश फ्लोज एस्टिमेट करने का क्या तरीका है? ये एक सिंपल इक्वेशन है जो हमें जितने भी सालों का डाटा दिया गया है उसको हम अप्लाई करके उनके फ्री कैश फ्लोज फोरकास्ट कर सकते हैं, विच इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इनटू 1 - T प्लस डेप्रिसिएशन माइनस री इन्वेस्टमेंट। और इस री इन्वेस्टमेंट में वो सारी इन्वेस्टमेंट लिस्ट शामिल है, एडिशनल कैपेक्स, रिप्लेसमेंट कैपेक्स और वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। ये तीनों यहाँ पे री इन्वेस्टमेंट्स में शामिल हैं। तो हमें ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की जगह हमें रेवेन्यू माइनस कॉस्ट का डाटा नहीं दिया जाता, हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर दे दिया जाएगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से हम फ्री कैश फ्लोज कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं? पीबीआईटी इनटू 1 - टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन माइनस री इन्वेस्टमेंट। और यहाँ पे आए फिर मैं आपको कह दूं कि ये पीबीआईटी इनटू 1 - टैक्स कर रहे हैं हम, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस प्रॉफिट एंड लॉस से टैक्स उठा के नहीं ला रहा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू स्टेटमेंट्स, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में जो टैक्स कैलकुलेट होता है वो पीबीआईटी में नहीं कैलकुलेट होता, वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे कैलकुलेट होता है। तो हम यहाँ पे पीबीआईटी इनटू 1 - टैक्स कर रहे हैं, पीबीआईटी पे टैक्स चार्ज कर रहे हैं। तो आई रिपीट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस टैक्स नहीं यहाँ लिखा हुआ, पीबीआईटी इनटू 1 - टैक्स है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेटमेंट्स। प्लस डेप्रिसिएशन नॉन कैश है जो प्रॉफिट्स में डिडक्ट हुआ है ऐड करते हैं, माइनस री इन्वेस्टमेंट्स है। तो दिस गिव्स अस एन एस्टिमेशन ऑफ फ्री कैश फ्लोज फ्रॉम अकाउंटिंग डाटा। हमें डाटा का इस अंदाज में दिया जाएगा प्रॉफिट्स की शेप में, तो हम वहां से भी फ्री कैश फ्लोज एस्टिमेट कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन 13 जी, इसके लिए एक सिंपल सी एग्जांपल है, देखते हैं जी। यहाँ पे भी रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट अ टोटल वैल्यू ऑफ द कंपनी। वैल्यू ऑफ कंपनी है तो पीवी ऑफ फ्री कैश फ्लोज एट वैट। आपको करंट इनकम स्टेटमेंट दी गई है, करंट इनकम स्टेटमेंट को इस्तेमाल करके आप फ्री कैश फ्लो 0 डिटरमिन कर सकते हैं। ऑनवर्ड कैश फ्लोज में ग्रोथ है तो फ्री कैश फ्लो 0 × 1 + G करेंगे तो ग्रोथ इंपैक्ट आ गया, फ्री कैश फ्लो 1 आ गया। ओवर वैट माइनस G करेंगे तो पीवी ऑफ फ्री कैश फ्लो दैट वैट वैल्यू ऑफ बिजनेस आ जाएगी। ठीक है जी। तो फॉर्मूला स्ट्रक्चर हमारे सामने है, हमें सिर्फ फ्री कैश फ्लो 0 एस्टिमेट करना है। और फ्री कैश फ्लो 0 के बारे में मैंने अभी जो आपसे इक्वेशन शेयर की, हम फ्री कैश फ्लो 0 फोरकास्ट करेंगे पीबीआईटी इनटू 1 - टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन माइनस री इन्वेस्टमेंट्स ऑफ ऑल सॉर्ट्स। सो पुटिंग इन द वैल्यूज, पीबीआईटी कितना है जी हमारा? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 195 इंटू व्हाट इज द टैक्स रेट 30%, 1 minus 0.3 plus depreciation. What has been the depreciation in the current year? 8 million minus reinvestments. कितनी reinvestment हुई जी current year में? 20 million in the working capital and 18 million in the non-current assets. 20 minus 18 यही है जी। वर्किंग कैपिटल में 20 है और नॉन करंट एसेट्स में 18 है, टोटल 38 है। ये जी हमारी रीइन्वेस्टमेंट आ गई। तो यहां से वी कैन हैव एस्टिमेट ऑफ फ्री कैश फ्लो 0 कितना है जी? 10.50 मिलियन। ये जी हमारे पास फ्री कैश फ्लोज का एस्टिमेट आ गया। तो फ्री कैश फ्लोज का एस्टिमेट हमारे पास है, हमने अब चाहिए वैल्यू ऑफ बिजनेस, और वो वैल्यू ऑफ बिजनेस निकलेगी हमारी इस फार्मूला से। दिस इज अ फार्मूला जो कि ग्रोइंग कैश फ्लोज की पीवी का फार्मूला है।
फ्री कैश फ्लो 1 और वैक माइनस जी, इसमें कोई डिले का चक्कर ही नहीं है, फ्री कैश फ्लो 0 हमने एस्टिमेट किया हुआ है, तो यहां से हम बिजनेस वैल्यू ले सकते हैं विच इज इक्वल टू पीवी ऑफ फ्री कैश फ्लोज एट वैक। पुटिंग इन द वैल्यूज, फ्री कैश फ्लो 0 हमारे पास है 106.50 इंटू 1 प्लस जी, ग्रोथ रेट कितने है जी 1.08 डिवाइडेड विद वैक कितने है जी वैक माइनस ग्रोथ रेट 0.08। यहां से आप देख सकते हैं बिजनेस वैल्यू क्या आ रही है जी 2875.50 मिलियन, ये जी आपकी बिजनेस वैल्यू। 2875.5 मिलियन। जी एनी क्वेश्चन? हम यहाँ पे प्राइमरली डिस्काउंटिंग पे आप कह सकते हैं, फ्री कैश फ्लोज बिजनेस वैल्यूएशन का असूल तो सिंपल था, लेकिन डिस्काउंटिंग की एक्टिविटी भी साथ साथ हम सीखते जा रहे हैं, उसको भी रिवाइज कर रहे हैं जो अर्लियर हमारी लर्निंग थी डिस्काउंटिंग की। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, ये तो था कैश फ्लो बेस्ड वैल्यूएशन का बेंचमार्क मेथड। मतलब अगर हमसे कोई जी फ्री कैश फ्लो को इस्तेमाल करके इक्विटी की वैल्यू निकालिए तो हम इस अप्रोच से चलेंगे, फ्री कैश फ्लो टू इन्वेस्टर discounted at WACC, value of business minus value of debt, value of equity. So ये principle हम follow करेंगे if we are given liberty, but there is an alternative approach to this method as well, which examiner may demand कि जी इस method से follow कीजिए, और वो method क्या है? उस method के तहत value of equity is present value of free cash flow to equity investor discounted at KE. पीछे मैंने आपसे क्या शेयर किया था? Present value of free cash flow to investor डिस्काउंटेड एट वैक। अब यहां पे हम क्या कह रहे हैं? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी इन्वेस्टर डिस्काउंटेड एट केई। तो इससे आपको डायरेक्टली वैल्यू ऑफ इक्विटी मिल जाती है। और यहां पे फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी इन्वेस्टर कैसे डिटरमिन करते हैं? इट इज फ्री कैश फ्लोज टू इन्वेस्टर माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट पेमेंट। ये एक सिंपल सी इक्वेशन आपको याद रखनी है। फ्री कैश फ्लोज टू इन्वेस्टर बनाना हम पिछले एग्जांपल में सीख किया है। अगर हमसे फ्री कैश फ्लोज टू इन्वेस्टर से आगे फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी इन्वेस्टर करना है तो आप पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट फर्दर डिडक्ट कर दीजिए उन कैश फ्लोज में से, तो आपको फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी इन्वेस्टर मिल जाएंगे। और इन फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी इन्वेस्टर को आप केई पे डिस्काउंट कीजिए तो डायरेक्ट आपको वैल्यू ऑफ इक्विटी मिल जाएगी। फ्री कैश फ्लोज टू इन्वेस्टर रिटर्न टू ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर डेट प्लस इक्विटी, उनकी रिटर्न को उनके कंबाइंड रेट पे डिस्काउंट करते हैं तो कंबाइंड वैल्यू आती है। इक्विटी इन्वेस्टर के रिटर्न को इक्विटी इन्वेस्टर के रेट पे डिस्काउंट करेंगे तो इक्विटी की वैल्यू आएगी। How to calculate free cash flows to equity using free cash flows to investor? एक सिंपल सी वर्किंग है, पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट आप लेस कर देंगे तो आपको फ्री कैश फ्लोज टू इन्वेस्टर इक्विटी इन्वेस्टर मिल जाते हैं। ये नहीं क्वेश्चन, ये एक सिंपल सी इक्वेशन है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट हमें पता है। फ्री कैश फ्लोज टू इन्वेस्टर कैसे आते हैं, केई कैसे आता है, सब हमें पता है। सिंपल एक हमने एक एडजस्टमेंट कैश फ्लो में करनी है और उसके बाद हम वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल सकते हैं, बट दिस विल बी ओनली डन इफ द एग्जामिनर डिमांड्स सो। अगर वो कहता है जी वैल्यू ऑफ इक्विटी फ्री कैश फ्लो बेस्ड मेथड से बताइए तो हम बेंचमार्क मेथड पर जाएंगे, पहले वैल्यू ऑफ बिजनेस लाएंगे, फिर उसमें से वैल्यू ऑफ डेट लेस करके वैल्यू ऑफ इक्विटी लाएंगे। ये मेथड तब इस्तेमाल किया जाएगा जब एग्जामिनर स्पेसिफिकली आपको कहे कि इस अप्रोच को फॉलो कीजिए, फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी इन्वेस्टर की अप्रोच से वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालिए, ओनली देन यू विल गो बाय दिस अप्रोच। जी एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? इक्विटी वैल्यूएशन के टूल्स पे हमने डिस्कशन अपनी कंप्लीट कर ली है। डेट वैल्यूएशन का बेसिक असूल है वो डिस्कस करना है, देन वी हैव अ प्लेंटी ऑफ क्वेश्चन टू डू ऑन डेट एंड इक्विटी वैल्यूएशन। कोई सवाल नहीं यहां तक? जी, क्योंकि हम वैल्यू ऑफ बिजनेस निकाल रहे थे। बेटा सेम कैसे हो सकती है? वैल्यू ऑफ इक्विटी और वैल्यू ऑफ बिजनेस सेम कैसे हो सकती है? कंपनी हैज अ डेट, वैल्यू ऑफ बिजनेस इज सम ऑफ वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड प्लस वैल्यू ऑफ डेट। तो बेटा इंटरेस्ट पेमेंट माइनस करेंगे तो फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी इन्वेस्टर आ जाएंगे, उनको आप केई पे डिस्काउंट करोगे तो वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगी। कैश फ्लो भी बदल गया, डिस्काउंट रेट भी बदल गया, तो पीवी कैसे सेम हो सकती है बच्चे? कैश फ्लो भी बदल रहे हो, इंटरेस्ट लेस कर रहे हो, डिस्काउंट रेट भी बदल रहे हो, बैक की जगह यही ले रहे हो, तो पीवी कैसे सेम हो सकती है? जी एनी क्वेश्चन? जी
ग्रोथ रेट में आपके साथी का सवाल है, जो ग्रोथ रेट होता है क्या इसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी शामिल होता है? तो यस, इफ वी आर डीलिंग विद द मनी कैश फ्लोज देन ग्रोथ रेट मींस ग्रोथ इन द मनी कैश फ्लोज। बेटा उसमें ग्रोथ रेट था ही नहीं, वहां पे ग्रोथ वाज जीरो। उसे कहिए कैश फ्लोज इसी लेवल पे लेना है लेकिन इन्फ्लेशन है, कैश फ्लोज सेम लेवल पे रहना है लेकिन इन्फ्लेशन है। जी 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 पिछली बेटा क्वेश्चन में इन्फ्लेशन का जब जिक्र ना हो तो वी विल नॉट गेट इनटू दैट डिस्कशन। क्या उस क्वेश्चन में इन्फ्लेशन का जिक्र है? तो जब इन्फ्लेशन का जिक्र आएगा तो फिर रियल और मनी की बात अराइज होगी। जब इन्फ्लेशन का जिक्र ही नहीं है सिनेरियो में देन रियल और मनी का क्वेश्चन अराइज नहीं होता। ये नहीं क्वेश्चन। कोई सवाल जी? अच्छा जी, डेट वैल्यूएशन इज वेरी सिंपल। इक्विटी में तो हमने बेतहाशा असूल पढ़े, मेथड पढ़े, अप्रोचेस पढ़े। डेट वैल्यूएशन का एक ही असूल है, आपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट को वैल्यू करना है। फॉर एग्जांपल यू वांट टू बाय अ डिबेंचर सर्टिफिकेट, तो आप जानना चाहते हो व्हाट प्राइस आई शुड पे। द रूल इज वेरी सिंपल। आप देखिए कि इफ आई बिकम द ओनर ऑफ दिस डिबेंचर सर्टिफिकेट, व्हाट विल बी माय फ्यूचर कैश फ्लोज? व्हाट विल बी माय फ्यूचर कैश फ्लोज इफ आई बिकम ओनर ऑफ दिस डिबेंचर सर्टिफिकेट? द रूल इज पीवी ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज discounted at my required rate of return. What is my required rate of return? मैं उस बॉन्ड के फ्यूचर कैश फ्लोज फोरकास्ट करूंगा और उस पे उन कैश फ्लोज को अपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे डिस्काउंट कर दूंगा। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ डेट इन्वेस्टर से मुराद होता है, अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल की टर्म में बात करो तो प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, दैट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अगर आप उसी कॉन्टेक्स्ट में चले तो दैट इज द यील्ड, इन्वेस्टर्स यील्ड भी कहा जाता है इसको। इन्वेस्टर्स यील्ड, इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, तीनों का मतलब एक ही है। तो हम फ्यूचर कैश फ्लोज एसोसिएटेड विद द डेट इंस्ट्रूमेंट फोरकास्ट करेंगे और उन कैश फ्लोज को, उन बेनिफिट्स को डिस्काउंट कर लेंगे इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड यील्ड पे। इन्वेस्टर क्या रेट ऑफ रिटर्न चाहता है उस पे डिस्काउंट कर लेंगे। इट शुड बी प्री टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। अच्छा, ये तीन बेसिक इलस्ट्रेशन पहले हम जो नोट्स में है वो करते हैं, फिर हम क्वेश्चन बैंक पे मूव करेंगे। इलस्ट्रेशन 14, a firm has an issue ₹10 12% preference share. Currently required return of preference shareholder is 14%. What is the value of a preference share? तो हमने कहा जी हमने जिस भी इंस्ट्रूमेंट को वैल्यू करना है उसके फ्यूचर कैश फ्लोज फोरकास्ट करेंगे और उन कैश फ्लोज को हम डिस्काउंट करेंगे इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो हमने एक प्रेफरेंस शेयर को वैल्यू करना है, तो अगर ये मैं प्रेफरेंस शेयर मेरे पास हो तो मुझे इस प्रेफरेंस शेयर पे सालाना रिटर्न क्या आने वाला है? एक प्रेफरेंस शेयर पे मुझे सालाना रिटर्न क्या आने वाला है जी? मुझे सालाना रिटर्न अगर हम कैश फ्लो देखें तो वो मुझे आने वाला है 1.2 रुपीज। एंड इसका पीरियड क्या होने वाला है जी? Do we have any information on the period of the cash flow? Preference shares, अगर आपको रिडम्पशन पे इंफॉर्मेशन नहीं है तो you will assume that it is irredeemable. अगर आपको पीरियड पे इंफॉर्मेशन नहीं है तो you will assume these are irredeemable. तो अब आपको चाहिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर किस रेट पे लेना चाहेंगे आप? इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न विच इज 14%। तो 14% पे आपने डिस्काउंटिंग करनी है, तो ये सिंपल इसका जो फॉर्मूला है डिस्काउंटिंग इन परपेचुइटी का अप्लाई होगा। ये जी आपका फैक्टर है, इससे आप प्रेजेंट वैल्यू डिटरमिन कर सकते हैं। यहां पे जी बताइए जी क्या थी जी प्रेजेंट वैल्यू? 8.57। दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू, दिस इज द बॉन्ड शेयर वैल्यू। प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू क्या है? फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटेड एट इन्वेस्टर्स करंट रेट ऑफ रिटर्न। 14% पे डिस्काउंटिंग इन परपेचुइटी लगेगी। 8.57 इज द वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर। ये एक यही बेसिक असूल है, जिस मर्जी तरह का इंस्ट्रूमेंट आ जाए असूल यही रहेगा। रिडीमेबल है, इरिडीमेबल है, कन्वर्टेबल है, फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कि अगर मैं इस डिबेंचर का या इंस्ट्रूमेंट का ऑनर हूं तो मुझे इस इंस्ट्रूमेंट से फ्यूचर में क्या बेनिफिट्स आने वाले हैं, उन बेनिफिट्स की प्रेजेंट वैल्यू लेनी है करंट यील्ड पे, करंट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे। एनी क्वेश्चन? इलस्ट्रेशन 15 देखिए जी। A company has issued irredeemable loan notes with a coupon rate of 7%. If the required return of investor is 4%, what is the current market value of a debt having nominal value of ₹100?
असूल अगेन वही जो हमने अभी इस एग्जाम्पल में अप्लाई किया, यही फॉर्मेट हम लेके आते हैं जी इलस्ट्रेशन 15 का। सबसे पहले आप देखेंगे जी हमारे कैश फ्लोज क्या है। व्हाट आर द कैश फ्लोज? अगर आप ये इन्वेस्टर ये बॉन्ड लेते हैं तो आपको सालाना कैश फ्लो आने वाला है 7 रुपए, क्योंकि ये 7% बॉन्ड है। कितने अरसे तक आने वाला है जी? इरिडीमेबल है तो ये परपेचुइटी तक आएगा। एंड व्हाट इज द करंट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न? करंट यील्ड इज 4%। तो आपका जो डिस्काउंट फैक्टर डिस्काउंटिंग इन परपेचुइटी बनेगा। जी नाउ यू कैन हैव द प्रेजेंट वैल्यू। व्हाट इज द बॉन्ड वैल्यू? 175 is the bond value. Irredeemable debt, discounting in perpetuity, future cash flows की present value at investors current required rate of return. Future cash flows bond के कैलकुलेट किए जाते हैं कूपन रेट पे, और चूंकि irredeemable bond है तो इसका future cash flow सिर्फ इंटरेस्ट है. There will be no principal redemption here. Illustration 16 देखिए, this is probably a redeemable bond. A company has an issue 9% redeemable debt with 10 years to redemption. Redemption will be at par. The investor required rate of return is 16%. Market value of debt निकालना है. Illustration 16. सबसे पहले जी हम कैश फ्लो लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे कैश फ्लो के कंपोनेंट जो हैं वो दो हैं। हमारे कैश फ्लो कंपोनेंट सब हमारे पास यहाँ पे दो हैं। एक इंटरेस्ट और दूसरी रिडम्पशन। अगर मैं आज ये बॉन्ड लेता हूं तो मुझे उस पर इंटरेस्ट आना है कितने साल? 10 साल। 1 से 10 तक इंटरेस्ट है और 10 साल बाद रिडम्पशन है। तो इंटरेस्ट कितने आना है जी? बॉन्ड इज 9%। 9% बॉन्ड है तो 9 रुपया सालाना इंटरेस्ट आना है, और रिडम्पशन एट पार है तो 100 रुपए की रिडम्पशन होनी है। व्हाट इज करंट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न? 16%। तो 16% पे हम इसको डिस्काउंट करेंगे टू गेट टू द वैल्यू ऑफ बिजनेस। 16% 10 ईयर। व्हाट इज द एन्युटी फैक्टर? 4.83। और 16% 10 ईयर। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर? 0.227। लीजिए जी, नाउ यू कैन हैव द प्रेजेंट वैल्यू, cash flows into the discount rate, cash flows into the discount rate, and then is the sum. This is the value of business. 66 point value of debenture 66.17। ये redeemable debenture था, तो इसमें दो कैश फ्लो थे, एक रिडम्पशन और एक आपका इंटरेस्ट। ये नहीं क्वेश्चन, कोई सवाल? बेसिक असूल, फ्यूचर कैश फ्लोज डिस्काउंटेड एट इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा जी, कुछ क्वेश्चन बैंक के सवाल है जी। क्वेश्चन बैंक 17.3, ये पहले जो 2-3 सवाल हैं ये डेट पे हैं, क्योंकि हम डेट की क्वेश्चन देख रहे हैं तो डेट की ही एग्जाम्पल्स हैं बेसिकली। ये दीज आर नॉट इन फैक्ट फुल फ्लैश क्वेश्चन, ये एग्जाम्पल्स लेवल के ही सवाल हैं। 17.3 इसमें मे भी शायद कुछ नई डिस्कशन भी हमारे पास आए हैं रिलेटेड टू डेट। पहली एग्जाम्पल, assume that bond investor require a return of 9% per year on their investment। 9% per annum return चाहिए इन्वेस्टर को। requirement estimate the market value of the following bond। required rate of return 9% बता दिया है, नीचे डिफरेंट बॉन्ड दिए गए हैं कि हमें वैल्यू डिटरमाइन करने को कहा गया है। irredeemable 7.5% bonds that pay interest annually। irredeemable bond that pay interest annually। तो
तो इरिडीमेबल इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू लेने का तरीका, सबसे पहले आप लेते हैं जी कैश फ्लोज। इरिडीमेबल में सिर्फ इंटरेस्ट ही आना है, और वो कैश फ्लो क्या है जी उसका 7.5% का मतलब 7.5 रुपीज। 100 नॉमिनल है जी। डू वी हैव इंफॉर्मेशन द नॉमिनल वैल्यू? Yes sir, 100. 100 कहाँ पे जी अवेलेबल है? डी में, पार्ट डी में जाकर उसने जिक्र किया है, तो वी अज्यूम के हर जगह 100 ही होगा। 7.5 रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 7.5 सालाना रिटर्न है। सालाना जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो 9% पे चला गया है, तो यहाँ पे हमारा डिस्काउंट फैक्टर बनता है डिस्काउंटिंग इन परपेचुइटी सिंपली। और प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे क्या आती है जी? प्रेजेंट वैल्यू इज 80.33। ये जी हमारी बॉन्ड वैल्यू है। अगर हम पार्ट ए को देखें, दिस इज पार्ट ए 17.3 पार्ट ए, 17.3 पार्ट बी बॉन्ड्स पेइंग कूपन इंटरेस्ट रेट 6% पर ईयर एनुअली दैट आर रिडीमेबल एट पार इन 4 years टाइम। रिडीमेबल बॉन्ड आ जाए तो फिर हमारे कैश फ्लोज 2 बन जाते हैं पार्ट बी के लिए। जी पार्ट डी से लिया जी, अदरवाइज अवेलेबल नहीं था। अगर हमें अवेलेबल ना हो तो आइदर वी अज्यूम, हम अज्यूम भी कर सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज वी नीड नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू के बगैर हम कैश फ्लोज यहाँ पे नहीं ले सकते। तो हमारे केस में अब हमारा इंटरेस्ट कितने है जी? पार्ट बी 6% का मतलब 6 रुपए। रिडम्पशन एट पार, रिडम्पशन एट पार का मतलब 100 रुपए पे, और इंटरेस्ट जाना है कितने साल जी? 4 साल। तो 1 till 4 और रिडम्पशन 4 साल बाद 4 पे होने वाली है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर वही 9% पे आएगा, तो 9% 4 year एन्युटी फैक्टर 3.240 और 9% 4 year प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 704। लीजिए जी, यहां से हम प्रेजेंट वैल्यू ले सकते हैं which will provide us the value of the bond. It is 89.84 part B 708 sorry, ये 90.24 आपकी बॉन्ड वैल्यू है। ये नहीं क्वेश्चन। अच्छा, ये थर्ड क्वेश्चन में थोड़ी सी अब वेरिएशन आने वाली है यहाँ पे, तो जो दीजिएगा इट्स नॉट द सिमिलर, स्लाइट चेंज। बॉन्ड पेइंग इंटरेस्ट ऑफ 10% redeemable at par after 3 years where interest is payable every 6 months. Interest is payable every 6 months और कूपन रेट है 10% का। रिडीमेबल बॉन्ड है पहली बात, तो हमारे कैश फ्लो जो होंगे वो 2 कंपोनेंट्स इसके बनेंगे, एक इंटरेस्ट और एक रिडम्पशन। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो पीरियड है हमारे इंटरेस्ट पेमेंट्स का, हमारी कैश फ्लो की फ्रीक्वेंसी क्या है? 6 मंथ्स। इससे पहले जितने भी हमने डाटा देखा वहां पे कैश फ्लो की फ्रीक्वेंसी एनुअल थी, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी 6 मंथली है, तो वी विल मेजर पीरियड्स इन 6 मंथली टर्म्स। तो 6 मंथली पीरियड्स हम मेजर कर रहे होंगे यहाँ पे। तो हमारा इंटरेस्ट कितने 6 मंथली पीरियड तक आना है? 3 years का मतलब 6 monthly period, और redemption भी after 6 monthly periods will happen. अब 6 monthly interest कितना आएगा? 5%। 10% सालाना इंटरेस्ट पे करना है। पेबल अगर 6 मंथली है तो सिंपली डिवाइड विद 2, 2 हिस्से हो जाएंगे। 10% पर एनम, पेबल हाफ ईयरली का मतलब 5-5 करके 2 दफा पे किया जाएगा। सो 5 रुपए इंटरेस्ट आएगा। रिडम्पशन एट पार है 6 रुपए होगी। ये नहीं क्वेश्चन, कोई सवाल? कैश फ्लोज, जब कैश फ्लोज की फ्रीक्वेंसी हमारी बदलती है तो पीरियड हमारा एनुअल नहीं रहेगा, कैश फ्लोज की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से मैच कर देंगे। ये हमारी कैश फ्लोज की फ्रीक्वेंसी से मैचिंग पीरियड है। 6 मंथली पीरियड्स 6 दफा इंटरेस्ट आना है 6 मंथली, और 6 मंथली 6 पीरियड्स के बाद हमारे प्रिंसिपल रिडम्पशन होनी है। एनी क्वेश्चन? और कैश फ्लोज हमने इंटरेस्ट 10% पर एनम, पेबल 6 मंथली का मतलब हर 6 महीने बाद 5%, 5 रुपए। एनी क्वेश्चन?
अच्छा जी, अब हमें चाहिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टर 9% है, वो भी एनुअल रेट है। जब हमारे कैश फ्लोज एनुअल नहीं है तो हमने सीखा हुआ है कि हम रेट को भी कैश फ्लो से मैच करते हुए एडजस्ट कर लेते हैं, और उसके लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था। फार्मूला क्या था जी, कुछ याद है जी आपको? दैट वाज समवेयर कैपिटल R इज इक्वल टू 1 प्लस R रेज्ड टू पावर n minus 1, where R was the, इस केस में एनुअल रेट, कैपिटल R is the annual rate, small r is the period rate, and n is number of small periods, number of periods in a year. So हमें उसने सालाना रेट बताया हुआ है, that is 9%, सालाना रेट 0.09 है। हमें R डिटरमिन करना है, हमें 6 मंथली रेट चाहिए, और हमें पता है साल में 6 मंथ्स 2 दफा आते हैं। We can solve this equation for R. What is R from here? That will be our discount factor to be used for the work cash flow. 4.40%. This is the discount rate which should be used here. ये जो फैक्टर है जिसको आप यहां पे इस्तेमाल करेंगे। Any question? %4 के फैक्टर हमें इसमें ये कैलकुलेट करने पड़ेंगे। हमें तो 1 से 6 का फैक्टर चाहिए और 6 का फैक्टर चाहिए। जी बताइए जरा, एन्युटी टेबल की टॉप जरा फार्मूले के इस्तेमाल की प्रैक्टिस ही कर लें जरा। 5.175 और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 0.772। लीजिए जी, यहां से आप प्रेजेंट वैल्यू ले सकते हैं। ये जी आपकी बॉन्ड की वैल्यू 103.08 नॉन एनुअल कैश फ्लो थे। हमने कैश फ्लो की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इंटरेस्ट रेट को एडजस्ट कर लिया। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? अच्छा जी, पार्ट डी पे आइए जरा। अ कन्वर्टेबल बॉन्ड, कन्वर्टेबल बॉन्ड पे अभी तक हमारी बात नहीं हुई थी, बट इट शुड नॉट बी एनीथिंग डिफरेंट डिफिकल्ट फॉर अस। अ कन्वर्टेबल बॉन्ड विद अ कूपन रेट ऑफ 5% and interest payable annually. These bonds are convertible after 3 years into equity shares at the rate of 20 shares of every ₹100 nominal value bond. The expected share price in 3 years time is 7. Convertible bond का असूल वही है, फ्यूचर कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू एट करंट यील्ड। बस फर्क ये होगा कि फ्यूचर कैश फ्लोज कन्वर्टेबल बॉन्ड में लॉक नहीं हुए होते, एटलीस्ट कन्वर्जन वैल्यू पे ऑप्शन होती है। Investor may like to convert them or would like to redeem them. How the investor would decide? Higher value. तो वही जो हमने कॉस्ट ऑफ डेट में एक छोटी सी कैलकुलेशन सीखी थी, रिडम्पशन वैल्यू और कन्वर्जन वैल्यू व्हिचएवर इज हायर, तो सेम प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। रिडीमेबल रिडम्पशन वैल्यू या कन्वर्जन वैल्यू व्हाटएवर इज हायर, यहाँ पे यही असूल अप्लाई किया जाएगा। सो अगर हम इसका फॉर्मेट देखें, रिडीमेबल या कन्वर्टेबल का तरीका एक ही है, बस फर्क सिर्फ यह है कि आप यहाँ पे रिडम्पशन या कन्वर्जन में से हायर वैल्यू लेते हो, ठीक है जी, इनमें से हायर वैल्यू लेते हो। अच्छा जी, इस बॉन्ड पे 5% के साथ इंटरेस्ट आना है कितने साल तक? 3 साल तक। तो ये तो एनुअल कैश फ्लोज हैं, 3 साल तक इंटरेस्ट आना है। 3 साल बाद रिडम्पशन या कन्वर्जन की बात हो रही है। कैश फ्लोज 5% मतलब ₹5 है, और कन्वर्जन होनी है, रिडम्पशन होनी है, इसके लिए हमें वर्किंग बनानी पड़ेगी। हम देखेंगे हायर वैल्यू लेनी है हमने, हायर वैल्यू रिडम्पशन, रिडम्पशन पार पे है, रिडम्पशन वैल्यू आपकी 100 है, और कन्वर्जन होनी है आपकी 20 शेयर्स में, एंड शेयर वैल्यू एक्सपेक्टेड 7, so 20 into 7 it is 140, so higher value chosen is 140.
ये जी आपके कैश फ्लोज आ गए, एनुअल कैश फ्लोज हैं, एनुअल डिस्काउंट रेट शुड बी यूज हियर 9%, so 9% 3 year, what is the annuity factor? 9% 3 year annuity factor क्या है जी? 2.53. Next जी 9% 3 year present value factor 772. लीजिए जी यहां से you have the present value. The basic principle is PV of future cash flows, bond की value, convertible bond की value 120.73. Any question? ये दो बेसिक इलस्ट्रेशन है, इनको जरा देख लेते हैं. क्वेश्चन 17.4 पे आइए जी, ये भी एक बेसिक सी इलस्ट्रेशन ही है. Calculate the value of following bonds. Zero coupon bond redeemable at par in 10 years time. A bond with an 8% coupon with interest payable half yearly and redeemable at par after 10 years. एक जीरो कूपन बॉन्ड रिडीमेबल इन 10 years और दूसरा 8% coupon interest payable half yearly redeemable in 10 years. Assume that yield required by investor is 5% and that it is 2.5% each year for the purpose of valuing the 8% coupon bond. अगर ये सिर्फ 5% पे सेंटेंस छोड़ देता और काम आगे इंफॉर्मेशन ना देता तो हम 5% का 6 मंथली रेट बनाते उसी फॉर्मूले से जो भी हमें पीछे सीखा. बट यहाँ पे हमें अब वो वर्किंग करने की जरूरत नहीं है. उसने कहा था 2.5 आप ले लो, 6% 6 मंथली कैश फ्लोज के लिए डिस्काउंट रेट 2.5 ले लीजिए. सो वी विल नॉट कैलकुलेट द स्मॉल आर नाउ. अगर ये इंफॉर्मेशन ना दी जाती तो हमें स्मॉल आर कैलकुलेट करना था 6 मंथली कैश फ्लोज के लिए. यहाँ पे दिस इज नॉट द रिक्वायरमेंट नाउ. अच्छा जी, अब हमें चाहिए, पहले जीरो कूपन बॉन्ड की बात करते हैं. जीरो कूपन बॉन्ड में फ्यूचर कैश फ्लोज क्या होते हैं? जीरो कूपन बॉन्ड में फ्यूचर कैश फ्लो इज ओनली रिडम्पशन वैल्यू. वहां पे देयर आर नो इंटरेस्ट, ओनली रिडम्पशन वैल्यू. तो हमें रिडम्पशन की प्रेजेंट वैल्यू लेनी है जी. सिर्फ रिडम्पशन कितने साल बाद है जी? 10 साल बाद. कितने पे है? पार. सो ठीक है जी. इफ वी डोंट हैव द इंफॉर्मेशन ऑन द पार, विल अज्यूम इट टू बी 100 जी. इसमें यहां पे पार पे इंफॉर्मेशन 100 की अवेलेबल शायद मुझे नजर नहीं आ रही. नहीं अवेलेबल तो विल अज्यूम. ठीक है. तो फ्यूचर कैश फ्लो जीरो कूपन बॉन्ड आपके पास है. द ओनली कैश फ्लो यू विल रिसीव इज द रिडम्पशन वैल्यू. हमने अज्यूम किया पार 100 है और इसको डिस्काउंट करेंगे करंट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो कि हमें बताया गया है 5% है. क्योंकि 10 साल बाद है कैश फ्लो तो सालाना रेट इस्तेमाल कर रहे हैं. सो 5% 10 ईयर, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर? दिस इज वन ऑफ कैश फ्लो. 0.615 वन ऑफ कैश फ्लो है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इस्तेमाल किया जाएगा. सो यहां से आपको बॉन्ड की वैल्यू मिल गई 61.5. जीरो कूपन बॉन्ड की वैल्यू कैसे ली हमने? सिंपली 61.5. अच्छा जी, दूसरा बॉन्ड जो हमें वैल्यू करना है उसमें आपको इंटरेस्ट भी मिलना है. सो इंटरेस्ट भी आएगा और रिडम्पशन भी आएगी. इसमें इंटरेस्ट पीरियड क्या है जी? 6 मंथली. 6 मंथली कैश फ्लोज हैं तो आपको 6 मंथली पीरियड एन अज्यूम करना पड़ेगा. सो कितने साल इंटरेस्ट आना है आपको? 10 years का मतलब 26 मंथली पीरियड यू विल रिसीव इंटरेस्ट. और आपको इंटरेस्ट आएगा, कूपन रेट है बॉन्ड का 8%, मतलब 4 रुपए 6 मंथली आपको इंटरेस्ट आना है. रिडम्पशन विल बी आफ्टर 26 मंथली पीरियड एंड दैट विल बी एट पार. पार पे ये रिडम्पशन है. तो 20 दफा इंटरेस्ट आएगा 6 मंथली आपको और 20 साल बाद पार पे 100 रुपए की रिडम्पशन है. और हमें बताया गया है 6 मंथली कैश फ्लोज की डिस्काउंटिंग के लिए हम रेट को 2.50 अज्यूम कर सकते हैं. एट दिस स्टेटमेंट वाज नॉट गिवन. हमें वही स्मॉल आर कैलकुलेट करना था. इफ एनुअल रेट इज 5%, व्हाट वुड बी 6 मंथली रेट? वहां से हमें वर्कआउट करना था, बट यहां पे उसने वो स्टेप हमसे स्किप करवा दिया है. उसे कहिए 2.5 लेके वर्क कर लो. तो बताइए कि 2.5 20 ईयर, व्हाट इज द एन्युटी फैक्टर? 2.5 20 ईयर 15.58 589 589. 3 डेसिमल तक यूजुअली हम लिखेंगे क्योंकि हमारे डिस्काउंट फैक्टर 3 डेसिमल तक के टेबल में दिए जाते हैं. तो यहां पे हम 3 डेसिमल तक लेंगे. एंड 2.5 20 ईयर
0.61 and then you have the present value, bond value is 123.38. जी एनी क्वेश्चन? ये हमने पार्ट ए 17.4A के दो कंपोनेंट्स 1 और 2 दोनों देखे. कोई सवाल? एक जीरो कूपन बॉन्ड था और एक रिडीमेबल बॉन्ड था. रिडीमेबल बॉन्ड में जो फ्रीक्वेंसी थी इंटरेस्ट की दैट वाज 6 मंथली. एनी क्वेश्चन? अच्छा, पार्ट बी में उसने सिंपली इंटरेस्ट रेट बदल दिया है कि ये रिक्वायर्ड रेट 5 की जगह 6 हो जाए, तो दैट इज योर होम असाइनमेंट, इसको रिवर्क कर सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है, इसमें कोई हमारे लिए नई चीज नहीं है. वी मूव टू 17.5. यहाँ पे कुछ डिस्कशन है शायद जो हमारी पहले हुई है, नहीं हुई, तो वी मे हैव टू डिस्कस समथिंग हियर. पढ़िए कि जरा 17.5 का सिनेरियो जरा पहले पढ़ लीजिए, और उसमें जो टर्म आपको समझ नहीं आती पहले वो पूछ लीजिए. हम पहले टर्म डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसकी रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस करने जाएंगे. जी जनाब, सबसे पहले टर्म्स. एक तो यहाँ पे कन्वर्टेबल बॉन्ड है, उससे तो हम फेमिलियर हैं. वारंट क्या होते हैं? वारंट्स किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, कब इशू किए जाते हैं? डिस्कशन हमारी हुई भी है जी वारंट्स पे कभी. वारंट्स बेसिकली ये डिबेंचर्स कंपनी जब इशू करती है तो एक ऑप्शन होती है कि कंपनी डिबेंचर के साथ वारंट्स एज एन अट्रैक्शन अटैच कर दे. इसको हम डिबेंचर विद वारंट्स कह सकते हैं. एंड जस्ट लाइक कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ये भी एक हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स है. कन्वर्टेबल डिबेंचर, यू इशू डिबेंचर विच मे लेटर गेट कन्वर्टेड इनटू इक्विटी. तो एक इंस्ट्रूमेंट कुछ ऐसा डेट रहा, बाद में इक्विटी में कन्वर्ट हो जाए. बट वारंट यू इशू टू इंस्ट्रूमेंट्स, एक डिबेंचर सर्टिफिकेट और एक वारंट. वारंट क्या है? राइट टू बाय शेयर्स, राइट टू बाय इक्विटी शेयर्स एट फिक्स्ड प्राइस. तो आपने डिबेंचर लिए एज एन अट्रैक्शन, आपको कंपनी के वारंट भी दिए गए हैं, और दिस जनरली वारंट्स आर इशूड टू मेक डिबेंचर इशू मोर अट्रैक्टिव फॉर द इन्वेस्टर, टू मेक इट अ सक्सेस. डिबेंचर इशू को सक्सेसफुल बनाने के लिए वारंट्स आते किए जाते हैं. वारंट्स का एक फायदा जहां पे होता है कि ये अट्रैक्टिव हो जाए इन्वेस्टर के लिए, और दूसरा फायदा इसका ये होता है कि when warrants will be exercised in future, it will result in additional cash flows generation for the company. जब डिबेंचर होल्डर वारंट्स एक्सरसाइज करेंगे, मतलब वारंट्स के अगेंस्ट कंपनी से शेयर्स बाय करना चाहेंगे, then they will have to pay the money. Unlike convertible debenture, where debenture holder return the debentures and get the equity shares. With warrants, investor would keep the debentures and then they will pay cash to get the shares as well. So इसका मतलब debenture with warrants में investor ultimately will become debt investor as well as equity investor in the same company. With convertible debenture, either you are a debt investor or you are an equity investor. You are not in both categories at the same time. But with warrants, you can be in both categories. अच्छा, यहां पर भी बात आती है कि कन्वर्जन होगी नहीं होगी. वहां पे हमने बात की थी दैट डिपेंड्स ऑन द मार्केट वैल्यू, कि कन्वर्जन होगी नहीं होगी. अगर कन्वर्जन में फायदा है तो इन्वेस्टर विल गो फॉर द कन्वर्जन, लेकिन अगर कन्वर्जन वैल्यू अट्रैक्टिव नहीं है देन इन्वेस्टर विल गो फॉर रिडम्पशन. सिमिलरली वारंट्स में भी वारंट्स एक्सरसाइज होंगे या नहीं होंगे, ये भी डिपेंड करता है मार्केट वैल्यू क्या है. फॉर एग्जांपल, आपने डिबेंचर होल्डर को राइट दिया है कि 2025 में 15 रुपए के हिसाब से हमारे शेयर ले लेना, 1000 शेयर 15 रुपए के हिसाब से ले लेना. अब जब 2025 आया तो इन्वेस्ट वारंट इज एन ऑप्शन. 2025 आया, अब इन्वेस्टर को डिबेंचर आपका शेयर बाय करता है नहीं करता 15 रुपए में, दैट डिपेंड मार्केट में शेयर कितने गए. अगर तो मार्केट में शेयर 15 से ऊपर है तो इन्वेस्टर वुड एक्सरसाइज द वारंट एंड अर्न सम प्रॉफिट. मार्केट में शेयर बिक रहा है 18 रुपए का, इन्वेस्टर आपको 15 रुपए के देकर शेयर लेगा, 3 रुपए का प्रॉफिट कमा सकते हैं. लेकिन अगर मार्केट में शेयर बिक रहा है 12 रुपए का तो इन्वेस्टर वुड नॉट एक्सरसाइज द वारंट, वो वारंट एक्सरसाइज नहीं करेगा. ठीक है जी. सो दिस इज, और वारंट्स की वैल्यू भी जस्ट लाइक राइट शेयर होती है, क्योंकि वारंट भी एक तरह का राइट टू बाय शेयर है ना. जस्ट लाइक राइट लेटर जो इक्विटी इन्वेस्टर के पास आता है, वारंट्स भी राइट टू बाय शेयर है जो कि डेट इन्वेस्टर के पास होता है. और जस्ट लाइक ऑप्शन अवेलेबल टू राइट शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर के पास ऑप्शन होती है कि वो चाहे तो वारंट एक्सरसाइज कर ले, चाहे तो बेच दे फॉर वैल्यू. और इसका भी वारंट की वैल्यू भी उसी अंदाज में कैलकुलेट की जाती है जैसे हमने सीखी थी राइट की वैल्यू. राइट की वैल्यू कैसे निकाली थी हमने? थ्योरेटिकल एक्सट्रैक्ट प्राइस माइनस
राइट प्राइस। तो यहां पे भी वही है कि मार्केट प्राइस माइनस वारंट की एक्सरसाइज प्राइस। अगर मार्केट में प्राइस 18 रुपए है, वारंट की प्राइस 15 रुपए है, तो वारंट की वैल्यू 3 रुपए है। मार्केट में प्राइस 12 रुपए है, वारंट की प्राइस 15 रुपए है, तो इट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, इट हैज नो वैल्यू। ठीक है जी। सो इट हैज आइदर अ जीरो वैल्यू और इट हैज अ पॉजिटिव वैल्यू, जस्ट लाइक अ राइट लेटर। अच्छा जी, अब हम इस सिनेरियो पे आते हैं, अब हम रिक्वायरमेंट समझते हैं। मैंने थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको वारंट्स का और कन्वर्टेबल डिबेंचर के ऊपर डिस्कस किया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिक्वायरमेंट पार्ट ए। Calculate the value of each ₹100 unit of convertible debenture of Conver and the value of each warrant of warrant on the day of expiry if the share price for each company at that date is। उसने कहा जी कन्वर्टेबल डिबेंचर की वैल्यू बताइए ऑन द डेट ऑफ एक्सपायरी, जिस दिन आपकी डिबेंचर एक्सपायर हो रहे हैं, मतलब जिस दिन आपको डिसीजन लेना है कि आइदर टू कन्वर्ट और गेट इट रिडीम, उस दिन आपका जो डिबेंचर सर्टिफिकेट है उसकी वैल्यू बताइए। तो दैट डिपेंड्स कि उस वक्त ऑप्शन कौन सी एक्सरसाइज होने जा रही है, दैट विल डिटरमिन कि आपके डिबेंचर की वैल्यू क्या है। लेट्स टॉक अबाउट कॉन्वर फर्स्ट। पहले कॉन्वर की बात करें तो कॉन्वर में आपके पास डिफरेंट प्राइसेस की ऑप्शन आपको दी गई हैं। इसको हम शेयर प्राइस कह लेते हैं। शेयर प्राइस की जो ऑप्शन दी गई है आपको वो है जी 4.4, 5.2, 6 and 6.8, 6 and 6.8 ये आपको ऑप्शन दी गई है। और बेस्ड ऑन दीज प्राइसेस योर कन्वर्जन वैल्यू, कितने शेयर में कन्वर्टेबल है ये बॉन्ड? 20 ऑर्डिनरी शेयर्स। सो दिस इंटू 20, ये बॉन्ड की कन्वर्जन वैल्यू आपकी आ जाती है। अंडर डिफरेंट ऑप्शंस आपकी कन्वर्जन वैल्यू क्या बनती है, एंड यू विल हैव टू कंपेयर व्हाट डिसीजन यू टेक, यू विल हैव टू कंपेयर इट विद द रिडम्पशन वैल्यू व्हिच विल इन आइदर केसेस 105 रिडम्पशन इज एट अ 5% प्रीमियम। अब आप बताइए व्हाट इज योर डिसीजन, आपका डिबेंचर की वैल्यू क्या है, दैट विल डिपेंड ऑन योर डिसीजन। अब बताइए सिनेरियो नंबर 1, विल यू लाइक टू गो फॉर द कन्वर्जन? नो, redemption is preferred. Would you like to go for conversion here? No, redemption is preferred. यहां पे yes conversion, यहां पे yes conversion. These are your decision. ठीक है? ये डिसीजन लेने में किसी बच्चे को दिक्कत, 4 डिफरेंट पॉसिबल सिनेरियोज हमें यहां पे दिए गए थे। हमने उन चारों सिनेरियोज को आप कह लीजिए A, B, C एंड D ऑप्शन थी, या यहां पे जैसे उसने कहा 1, 2, 3 एंड 4 ये ऑप्शन है, इनको हम कंपेयर कर रहे हैं। सो हमने जी डिसीजन ले लिया कि हमें 2 सिनेरियोज में, पहले 2 सिनेरियो में कन्वर्जन नहीं होगी, दूसरे 2 सिनेरियो में कन्वर्जन होगी। हमसे पूछा गया है इन चारों सिनेरियो में बॉन्ड वैल्यू बताओ क्या है, हमें बॉन्ड वैल्यू देनी है इन चारों सिनेरियो में। सिनेरियो 1 बॉन्ड वैल्यू क्या होगी, आपसे कोई बॉन्ड खरीदने आया है, विल यू सेल इट फॉर 88? सिनेरियो 1, इफ यू आर द बेनिफिशियल ओनर ऑफ दिस बॉन्ड, will you sell it for 188? What is the minimum value at which you sell it? 105. Because ये 105 में तो redeem हो रहा है, why would you sell it below 105? Scenario 2 में भी ये तो 105 पे redeem हो रहा है, why would you sell it for below 105? But now come to the scenario 3, will you sell it for 105 now? No, क्योंकि ये तो कन्वर्ट हो रहे हैं और जिन शेयर में कन्वर्ट हो रहे हैं 120 के हैं, इसका मतलब you will sell your bond for 120 and here 136। तो बॉन्ड वैल्यू अंडर ईच सिनेरियो क्या होगी, ये जी चारों सिनेरियो में बॉन्ड की वैल्यू आ गई। अगर तो बॉन्ड ने रिडीम होना है तो रिडम्पशन वैल्यू पे प्रिवेल करेगा, और अगर बॉन्ड ने कन्वर्ट होना है तो कन्वर्जन वैल्यू विल प्रिवेल एट द मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में आप बॉन्ड कितने का बेचोगे, एंड थिंक लॉजिकली कि भाई मुझे, मेरे पास अगर ये बॉन्ड है तो मैं कितने का बेचूंगा। आप सबने जैसे बड़ा क्लियरली इसको बताया कि अगर रिडम्पशन होनी है तो 105 का बेच देंगे, लेकिन अगर कन्वर्जन होनी है तो हम कन्वर्जन वैल्यू पे बेचना चाहेंगे। डिसीजन, रिडम्पशन और कन्वर्जन, ये नहीं क्वेश्चन। अच्छा, ये तो हमने कॉन्वर के रेफरेंस से बात की, उसने हमसे वारंट के रेफरेंस से भी पूछा है। उसने कहा जी इन्हीं सिनेरियो में आप वैल्यू बताओ किसकी जी, वारंट की वैल्यू बताओ। वारंट की वैल्यू
तो हमने इसकी बात की जी मार्केट में शेयर प्राइस क्या है और हमारी एक्सरसाइज प्राइस क्या है, इस पे डिपेंड करेगा वारंट की वैल्यू। तो एक्सरसाइज प्राइस हमें क्या ऑफर की जा रही है जी? इन आइदर केस इट इज 5, हर केस में ये 5 है। तो इसके लिए हम यहां देख लेते हैं हमारा डिसीजन क्या है। हमारा डिसीजन ऑन एक्सरसाइज क्या आ रहा है जी, वो हम देख लेते हैं। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसके ऊपर डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ वारंट। अच्छा जी, अब ये बताइए ऑप्शन नंबर 1, मार्केट में शेयर 4 शेयर या 4 का है, आप 5 रुपए का खरीदना चाहोगे? नो। यहां पे वुड यू लाइक टू एक्सरसाइज द ऑप्शन? यस, यस एंड यस। ये जी हमारा डिसीजन है। तो जब आप ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं कर रहे, डू यू थिंक दैट पीस ऑफ पेपर हैज सम वैल्यू? दैट इज वर्थलेस, यू कैन नॉट टेक एनी बेनिफिट बाय यूजिंग इट। इसकी वैल्यू 0 है। एंड when you are exercising warrant, it means there is some benefit in exercising a warrant, and that benefit is share price minus exercise price 0.2, and similar manner 1 and 1.8। ये जी वैल्यू ऑफ वारंट है जो कि हमसे पूछी गई है कि हमारे पास एक शेयर का अगर वारंट है, एक शेयर खरीदने का राइट है, तो वो राइट हम कितने का बेचना चाहेंगे। सिनेरियो 1 में दैट राइट इज वर्थलेस, क्योंकि उसमें कोई फायदा ही नहीं है, हम तो एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे। और सिनेरियो 2 and 3 में इट हैज सम वैल्यू। We take a break, उसके बाद आगे इसका पार्ट भी रहता है, वो देखेंगे और then we'll move to the